कल्याण के बुद्ध भूमि में बुलडोजर चला, ठीक है, बिल्कुल। तो वहाँ अठावले भी मुंबई के, प्रकाश आंबेडकर जी भी मुंबई के, आनंद राज भी मुंबई के, शिंदे जिसको बुद्ध रत्न दिया गया जी, जो उप मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के, वो भी मुंबई में। इतने लोग मुंबई में रह के हैं। हमारे लोग जब वहाँ फोन लगा रहे थे, तोड़ा फोड़ा वो बात की बात है, बुलडोजर लेके गए, ये तो वीडियो में दिख रहा है ना, क्या तोड़ा नहीं तोड़ा छोड़ दीजिए, बुलडोजर हमारे भूमि पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उस पे हमारे बनते दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कि ना चलाओ करके बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हाय, जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थँक्यू. साथियों नमस्कार। एक सप्ताह कल्याण में बुद्ध भूमि फाउंडेशन का जो आंदोलन चल रहा है उसको दिखाने के बाद आज 18 जून को मेरी उपस्थिति नागपुर में है। और नागपुर में जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है समता आवाज टीवी के दर्शकों के लिए वो कोई नया चेहरा नहीं है। पहले भी आप राजश्री इंजीनियर राजश्री इंग्लिश से मिल चुके हैं चैनल के माध्यम से। नागपुर की एक बेबाक आवाज़ है। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जब एक बुलडोज़र एक दलित बस्ती को तोड़ने के लिए पहुंचा और इन्होंने अकेले ही उस बुलडोज़र के सामने खड़े होकर पूरे प्रशासन को और बुलडोज़र को जब इन्होंने ललकारा तो प्रशासन और बुलडोज़र को वापस जाना पड़ा। हालांकि कुछ घर वो तोड़ भी चुके थे। तो राजश्री जी पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम सभी को। जय भीम। राजश्री जी क्या लग रहा है जिस तरीके से वर्तमान में ना तो हम राजनीति में कहीं मुकाम पर हैं और सामाजिक स्तर पर भी हमारे अंदर बिखराव बहुत ज़्यादा है। हम बात करें लखनऊ की, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा की, तो वहाँ भी 2-2 3-3 कमेटी समितियाँ बनी हैं, टूट फूट है। इधर दीक्षा भूमि में भी टूट फूट चल रही है, उधर आपके कल्याण में टूट फूट चल रही है, उधर दिल्ली में अम्बेडकर भवन के ऊपर भी टूट फूट चल रही है। कुल मिलाकर बाबा साहब से संबंधित जो भी धरोहर हैं या जो भी हमारे स्मारक हैं उन सभी पे मुकदमे, उन सभी पे एक मतलब समाज के ही लोगों की वो चल रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है। आपस में इतनी तानाकसी है कि हम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या कहना है आपका? सबसे पहले अगर हम लोग इस पूरे वाक़या को देखेंगे तो जो शुरू होता है दीक्षा भूमि से लेकर तो फिर वो लखनऊ में भी पहुंच रहा है, वो महाबोधि में भी पहुंच रहा है, क्योंकि हर जगह समितियाँ हैं, ट्रस्ट फॉर्म करके जो है उन लोगों ने ये किया है। लेकिन एक आप देखते होंगे कि निसर्ग के खिलाफ जाकर एक तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो निसर्ग कहता है कि पीला पत्ता काम नहीं कर सकता, वो ऑक्सीजन नहीं दे सकता, ऐसे वक्त पीले पत्तों से काम कराया जा रहा है। बाकी लोगों को आप देखोगे तो उन्होंने अपने नए पत्ते ला दिए हैं, ठीक है, जी। और हमारे पास वही पीले पत्तों से हम काम करा रहे हैं, और जिसके कारण वो तो टूटना बिखरना है ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास मुरझाए हुए लोग रहे हैं? बिल्कुल, अब मुरझाए हैं, वो निसर्ग का रूल है, हम लोगों का थोड़ी ना है। हम उसको चेतावनी नहीं दे सकते या हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते निसर्ग को। आपने देखा होगा कोरोना के नाम पर जो भी फैला गया, हाँ, जितने सुनामी लाट आती है, सुनामी की लहर आई, तो क्या हम उसको कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। हम उससे जितना रिस्क मैनेजमेंट कर ले तो हम उसको असेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम उसमें से निकलने की कोशिश कर सकते बाद में जो तबाही हुई उससे। तो ये जो तबाही हम लोग को दिख रही है, इससे भी हम लोग सबक नहीं ले रहे हैं कि हमने नए लोगों को इस्टेब्लिश करना चाहिए। जो लोग ट्रस्टी है, कोई वो हमारे ही लोग हैं, हमारे बाप दादाओं के उम्र के हैं, तो हम तो ज्येष्ठ है, हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन कहीं ना कहीं कारण क्या नज़र आ रहे हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो युवाओं को आगे ही नहीं आना देना चाहते। वही पदाधिकारी हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही महासचिव हैं, पूरी ऊपर की टीम में पूरा वही है। क्योंकि आप देखते होंगे उनके खुद के भी बच्चे हैं, जी, है ना। तो अब ये इन्होंने समझा है कि ये जो हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं ये कोई विरासत नहीं है, अपने घर की विरासत नहीं है, ये सामाजिक धरोहर होती है, सामाजिक विरासत होती है, और जो कार्य करेगा उसको ये विरासत स्वयं मिलती है। अब लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं, चाहे फिर हमारे यहाँ के कवाड़े जी आप ले सकते हैं कि इतने सालों से उन्होंने दहाड़ने वाले शेर उनको कहा जाता था, और पिछले 10 साल से उनका कारकिर्द देखा गया तो एकदम ढेर वाला हो गया। लेकिन उसके एवज में उनके लड़के को राज्य मंत्री पद मिला। बस एक राज्य मंत्री पद के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वो इंसान, उनको इतने नीचे लेवल पे जाना पड़ेगा, कोई सोच नहीं सकता। और इसका कारण एक ही है, नैसर्गिक कारण। तो इसमें अठावले जी का भी नाम आता है? अठावले जी भी है, बिल्कुल। अरे मैं तो बिल्कुल एक एग्जाम्पल दी, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि कवाड़े जी ने पिछले 10 सालों से
नीचे मुंडी डाल दी केवल अपने बेटे को बैठाने के लिए। इसीलिए उनका विरोध भी हुआ, वो भी बिना लड़े। नहीं, इसीलिए उनका विरोध भी हुआ ऑडिटोरियम में। बिल्कुल, ऑडिटोरियम में भी हुआ है, हर जगह विरोध इसीलिए हो रहा है कि आप केवल अपने बच्चों के लिए, आपने जो समाज के लिए कार्य किया, अगर हम जैसे लोग समाज कार्य कर रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हम अपने लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, आपने उसको समर्थन करना चाहिए कि नहीं हमारी बेटी अच्छा कार्य करे। एक स्टेज हमने शेयर किया था चंद्रपुर में, ताड़ोबा में उनको बुलाया गया था, जो बनते ज्ञान ज्योति जी का वो होता है, समापन होता है इसका, तो उसमें हम लोग थे, तब हमारा बातचीत हुई। लेकिन मैं उनकी ये तारीफ भी करना चाहूँगी कि तब कवाड़े जी हमें कहे कि आप बहुत अच्छा बोलती है और आप बहुत अच्छी नेता है। अभी ऐसे आपका लखनऊ का मामला लीजिए, अम्बेडकर महासभा का, लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे। अब आप बताइए, लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे और नागपुर, मतलब लखनऊ वाले मामले को छोड़कर वो यहाँ आ रहे हैं, लखनऊ वाले मामले को लेकर आए कि वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप कुछ कीजिए। और बिल्कुल, अब आप सोचिए ये इनसिक्योरिटी क्यों पैदा हुई, वहाँ कद्दावर नेता होने के बाद भी वो काम नहीं कर रहे, तभी तो वहाँ के लोग यहाँ पहुँचे। 4 बार के बाद मुख्यमंत्री होने के बाद काम नहीं हो रहा। चंद्रशेखर आजाद जी भी इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, पहुंचे, लेकिन देखो रिजल्ट लोगों को झूठ लग रहा है, यानी लोगों को दिख रहा है कि लोग केवल राजनीतिक अपना चमकाने के लिए, नाम होना चाहिए इसलिए चल दे रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे, वो दिख रहा है। क्योंकि जब प्रेशर में नहीं ले पा रहे किसी को, आप मुझे बताइए, दबाव में नहीं ले पा रहे, मुझे आप बताइए, रैली रोक कर वही अम्बेडकर महासभा में क्यों नहीं बैठ गए चंद्रशेखर आजाद जी कि अगर जब तक आप इस पे स्टे नहीं लाते तो है ना, तो बाबा साहब के पोत्र, अरे ऐसी राजनीति आपकी सफल हो जाती है अगर आप अम्बेडकर महासभा में ठान मान के बैठ जाए। बाबा साहब के पुत्र भी पहुंचे हुए यशवंतराव जी। अब मुझे बेटे चल दिए। अब मैं यही पूछना चाहती हूँ, उनके कल्याण के बुद्ध भूमि में बुलडोजर चला, ठीक है, बिल्कुल, तो वहाँ अठौले भी मुंबई के, प्रकाश आंबेडकर जी भी मुंबई के, आनंद राज भी मुंबई के, शिंदे जिसको बुद्ध रत्न दिया गया जी, जो उप मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के, वो भी मुंबई में। इतने लोग मुंबई में रह के हमारे लोग जब वहाँ फोन लगा रहे थे, तोड़ा फोड़ा वो बात की बात है, बुलडोजर लेके गए, ये तो वीडियो में दिख रहा है ना, क्या तोड़ा नहीं तोड़ा छोड़ दीजिए, बुलडोजर हमारे भूमि पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उस पर हमारे बनते दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कि ना चलाओ करके बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ठीक है, गोली चल गई, नहीं, छोटे बच्चे मूर्तियों को बचा रहे, चढ़े कि नहीं चढ़े, रो रहे कि नहीं रो रहे, वो क्या एक्टिंग कर रहे थे जो लोग वहां जाके पहुंच रहे कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो दौड़ाया जा रहा था उनको, उस दिन वहां पर एक आधा मिनिस्टर, लेकिन उनका तो ये आरोप है, हाँ, दूसरे पक्ष का तो ये आरोप है कि एक कोई बुद्ध प्रतिमा भी खंडित नहीं की गई और न ही किसी बौद्ध भिक्षु को हाथ भी लगाया गया। उसके अलावा जो प्रशासन वहाँ पर गया था, वो जो ऑडियो वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं, उसमें वो सभी लोग बुद्ध वंदना कर रहे हैं। बुद्ध वंदना के बाद विधिवत रूप से प्रतिमाएं वहाँ से हटाकर बुद्ध विहार में ही वो रखी हुई, और इधर बनते कह रहे कि हमको मारा गया, पीटा गया। कई प्रतिमाएं पहले ही निकाल ली गई थी, यही उनका आरोप था। बुलडोजर दिखा कर मतलब डर दिखा रहा था। जब देखिए बहुत सारी भीड़, 4 प्रतिमाएं हैं जो बुद्ध विहार में रखी हुई हैं अभी भी। नहीं कहती, आप गूगल पे इसका पहले का अगर देख लेंगे तो आपको दिखेगा कुछ हुआ है बहुत। अरे आप समझ लीजिए, जब बुद्ध कल्याण भूमि अगर आप डालेंगे बुद्ध पार्क है ना, बुद्ध भूमि फाउंडेशन का, तो आपको दिखेगा कि पहले वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर था, और अब आप जब जाके देखे हैं, हमें मालूम है काफ़ी पत्रकार वहाँ विजिट किए, डेफिनेटली आपका कर्तव्य है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ पहुँचे, है ना। पुल बन रहा है, वो तो कह रहे हैं कि विकास के लिए पुल बन रहा है। बिल्कुल, तो ये विकास केवल जहाँ हमारी बस्तियाँ वही करते हो क्या? नहीं, वो तो रेलवे लाइन जा रही है, तो वो तो सड़क को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी सड़क से। मुझे आप बताइए, वो पहले महानगर पालिका में नहीं आता था, आज से 20 साल पहले कल्याण क्या था, शहर नहीं था, ठीक है, ग्रामीण होता है। बहुत सारे लोग विकास करके महानगर में है ना। हाँ, तो विकास के नाम पे महानगर में है, तो कई जगह के वही जगहों पे क्यों? क्योंकि आप देखिए, मुझे बताइए, पूरे मुंबई में बुद्ध की कौन सी जगह है? एक बाबा साहब का चैत्य छोड़ दिया गया, तो पूरे जमीन पर, समुद्र में मत घुसिए, समुद्र में नहीं जाना, हमें जमीन दिखाइए, क्योंकि जमीन शाश्वत है, तब हम लोग जमीनों पे घर बनाते हैं। चैत्य भूमि भी कोने में एक तरफ बिल्कुल है ना। और वो मैं वही कह रही हूँ कि एक 32 एकड़ का जगह पहली बार, वो भी मेन मुंबई में नहीं है, कल्याण शहर बोला तक बाहर है। अभी आपकी बात करता हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं कल्याण जब में था, तो चैत्य भूमि घूमने गए, तो मुझे लगा थोड़ी सी वीडियो में शूट कर लूँ, घर भी दिखाऊंगा, या जब इतना बड़ा चैनल है तो अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा। जी जी जी। 3-3.5 फुट के समता सैनिक दल के कोई थे वहाँ पर। अच्छा। वो मेरे पीछे पड़ गए, वीडियो कैसे बनाई? अच्छा, डिलीट करो अभी को अभी। वो इतना ही बदतमीज उन्होंने बात की, जबकि मैंने बताया हम 15-16 पत्रकार थे, उन्होंने ही बताया, जो नागपुर से पत्रकार गए थे, उन्होंने भी कहा कि विजय खौसे जी वगैरह, हाँ सब थे। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि भाई दिल्ली से आया है, प्रशासन भी समझा रहा है, बोला नहीं डिलीट करो अभी।
मैंने कहा एक काम करो, आप FIR दर्ज करा दो मेरे नाम पे, मैं नहीं डिलीट करता। तो शूट क्या किया था आपने? कुछ नहीं, बस अंदर जो बाबा साहब का जो चैत्य भूमि बना हुआ है, तो मैं अंदर उसको थोड़ा सा दिखा रहा था, वो मैंने फिर वीडियो पे भी डाला है बाद में। लेकिन हमारा समता सैनिक दल का जवान, फिर मैंने वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करके खबर भी लगाई कि जिन वैचारिक मतभेद के लोगों से हमारी लड़ाई है, वो दिन रात 24 घंटे अपने जो उनके हिंदू देवी देवता है या उनके इस तरीके के जो क्षेत्र है या उनके इस तरीके के मंदिर है, वो लाइव दिखाते हैं। बराबर है। और एक हमारे वाला कि हम अगर प्रचार प्रसार खुद भी करना चाह रहे हैं तो प्रचार नहीं करने दे रहे। तो ये भी तो गलत है ना कि हम अपना प्रचार नहीं करेंगे तो प्रचार होगा कैसे हमारा? बिल्कुल, वो सिक्योरिटी के नाम पे ये डर दिखाते हैं। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट केवल अंदर का दिखा रहे हैं, यानी हमारे कुछ लोग कैसे करते हैं कि कैसे गए, कैसे आए, ऐसा एक पूरा कवर करते हैं, वो गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप पूरा किस तरह का माहौल है इस तरह की वीडियो तो हाँ, इस तरह की वीडियो तो 10 साल 15 साल पहले बाबा साहब की जब चैत्य भूमि बनी तभी बन चुकी थी कि आपको पहले कल्याण आना है, कल्याण से इधर आना है, उधर से उधर पहुंचना है, तब पहुंचना है। नहीं, जब वो स्पॉट पे पहुंचते हैं, कहाँ से अंदर एंट्री है, बाहर कैसे जाते हैं, ये सारा जो है ऐसा नहीं। अगर हम लोग वहाँ का चैत्य का दिखा रहे तो कोई बात नहीं, वो सिक्योरिटी के पाम पे किया जाता है। जैसे अभी दीक्षा भूमि, कई लोग क्या करते हैं, जहाँ गेट से शुरू होता है वहाँ से सीधा करते हुए कैसे अंदर जाते हैं, लोगों तक सूचना गलत जाती है, वो मानता हूं। हाँ, तो वो तरह नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है। अभी ये सारे जो हमारे जो धरोहर है हमारे, ये हमारे समाज की जो पूज्य जगह है, इसके अलावा अभी इधर नागपुर में इधर दीक्षा भूमि पर भी क्या चल रहा है? दीक्षा भूमि पर भी अभी वो बताया जा रहा है ना कि जगह हमारी जो पहले थी, पहले जो हमारे पास 12-15 एकड़ की जो जगह बताई जाती है, जहाँ पीछे मंच लगता था उसको काटना चाह रहे हैं। हाँ, पूरी जमीन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए ही लोगों ने अभी एक मीटिंग इन लोगों ने ली थी। पर जो मीटिंग ली जाती है, उन लोगों को समझना चाहिए कि हम ट्रस्ट को फिलहाल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ट्रस्ट के पार्ट नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट को हम तो खारिज कर देंगे। लोग ये कह रहे हैं ट्रस्ट को हम खारिज करवा देंगे। अच्छा, खारिज कैसे करवा दोगे? अगर आप वहाँ जाते हो, जो ट्रस्टी है चेयरमैन, उसके तरफ शिकायत देते हो, है ना, तो क्या होगा कि वो जो कमिश्नर क्या स्टे ला देगा। ठीक है, तो ना आपका ना होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह में चल जाएगा। ऐसा ही महाबोधि में ऑलरेडी घुसा हुआ मामला है। तो हम लोग क्यों चाहेंगे ऐसा कि हमारे कम से कम अभी ये लोग अपने ही है, कुछ तो प्रेशर ला के काम करवा ही सकते हैं उनसे। तो अभी महाबोधि आंदोलन जो आपने जिक्र किया, 500 दिन उसके होने वाले हैं। 24 या 25 तारीख को मुझे लगता है कि 500 दिन होने वाले हैं। और उन्होंने उधर जो बनते हैं लोग जो बैठे हैं, उन्होंने उधर भूख हड़ताल का भी आह्वान किया कि हम 1 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। क्या लग रहा है कि 500 दिन आप लोग बैठे, वर्तमान में सबकी सोशल मीडिया आपकी है, पूरा समाज आपके साथ है, इतना लंबा आंदोलन भी वहाँ पर हुआ, तो जिस तरीके से ये सभी जगह षड्यंत्र चल रहे हैं, महाबोधि में भी षड्यंत्र चल रहा है, क्या हम कभी कामयाब हो भी पाएंगे अगर यही रवैया हमारा रहा तो आपस में लड़ने झगड़ने का? अभी यही चीज़ बताने का है कि हम लोग झगड़ नहीं रहे हैं, लोगों को ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, गलत को गलत कहना कोई बुरा नहीं होता। कुछ लोग अभी जैसे कह रहे हैं कि अगर हम लोग गलत बनते जो है हमारे इसमें घुसपैठ कर दिए, अगर उनको सामने एक्सपोज करते हैं तो हमारे धम्म की बदनामी होगी। अभी दिल्ली में सैकड़ों RSS के बौद्ध भिक्षुओं को लेकर तो वही मैं बता रही, मुझे बताइए, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे बंतों को एक्सपोज करते हैं तो हमारे धम्म की बदनामी होगी। भैया, धम्म ने तो कुछ गलत नहीं कहा है ना। आपने उसका चीवर पहना, चीवर पहन के अगर आप गलत कार्य कर रहे तो पहले तो आप बनते ही, धम्म का नहीं है। क्या तथागत बुद्ध का गलत आचरण था? तो इतना इतिहास उनका जिंदा रहता ही नहीं, बाहर तक पहुंचता ही नहीं। ठीक है, उनका आचरण सही था, उन्होंने दिया हुआ धम्म सही है। जो उसे फॉलो कर रहे हैं अगर वो गलत है तो पहली बात तो वो ना उपासक रहे ना बनते रहे। बिल्कुल, तो वो तो हमारा धम्म कैसे खराब कर देंगे? जो गलत है वही खराब होगा। षड्यंत्रकारी है, ये षड्यंत्रकारी है। तो जब षड्यंत्रकारी को हम ढूंढ के अगर बाहर करते हैं तो वो इंसान ही गलत रहेगा, हमारा धम्म गलत नहीं रहेगा। ये गलत मेंटालिटी लोग पहुंचाते हैं, जिसके कारण लोग डरते हैं और गलत लोगों को भी सह लेते हैं। आप इतना नागपुर के अंदर इतना काम करती हैं, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने नागपुर में महिलाओं से चर्चा की उनमें सबसे ऊपर नाम आपका आता है, इसीलिए मैं आपको बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाता भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो रास्ते हैं जिन रास्तों पर हम सफल हो सकते हैं? सवाल तो सभी बता रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन रास्ते क्या होने चाहिए? रास्ते ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो 15-20 सालों से हमारे युवा लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनको आप लोगों ने स्टेज के ऊपर चढ़ने दीजिए। पहली बात तो आप तो हमारे, हाँ, आप हमारे उन्हीं लोगों को बैठा रहे हो बार बार, तो आप हर साल वही लोग, तो सुनने कौन आएगा? मुझे आप बता दीजिए, जुड़ेगा कैसा? अब आप लोग हमें पूछते, बार बार पूछते हैं कि बहन जी आप इतना कार्य करती है, लेकिन आप हमें कभी स्टेज पे, डरते हैं ना लोग हमें, जैसे बड़े बड़े लोग डरते हैं, हम खुद देखते हैं। अभी एक हम आपको बताएंगे, सब महिला, इसीलिए हम लोगों को माना भी जाता है कि अगर बहन जी एक प्रश्न पूछेगी
तो फिर अगर वो उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर भागना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। कई एक जेएनयू का प्रोफेसर, अभी मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है, संविधान दिवस हमारे नागपुर में मनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, और वहाँ हमारे ज्येष्ठ लोगों ने वो कार्यक्रम लगाया था, और मैं तो नागपुर पहुंची हुई थी उस वक्त। तो मैं भी यहाँ की नागरिक हूँ, मुझे बुलाया ना बुलाया, जहाँ सामाजिक कार्य हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, अहंकार थोड़ी ना रखना है। अगर जहाँ हमारे लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ पे हमको बुलाए ना बुलाए, हमारा दायित्व है कि वहाँ पहुँचे। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं, और हमें एक जेएनयू के प्रोफेसर वहाँ पर बुलाए गए थे वो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, तो वो कह रहे थे इतना बाबा साहब आरक्षण देकर गए हैं, वो आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया है, लेकिन महिलाएं सामने ही नहीं आती। अब हम नागरिकों में बैठे थे क्योंकि हम सुनने ही गए थे, क्योंकि हम एक संविधान का कार्यक्रम लगाना चाहते थे, हम लगा नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ा कार्यक्रम लग रहा है आप ना लगाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने जाके उसकी समीक्षा करने की कोशिश की कि इतना बड़ा कार्यक्रम लगा रहे हैं, हम भी सुनना चाहेंगे, तभी तो हमने कार्यक्रम नहीं लगाया, हमारे महिलाओं ने कार्यक्रम नहीं लगाया। तो हम उस कार्यक्रम में अपने महिलाओं के साथ गए थे, ठीक है। अब जब हम देखे, उनको सुना, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आगे आके बात रखनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और तुम बैठे हो, आगे आके बात रखनी चाहिए। हाँ, अब हमने कहा कि ठीक है, अब तुम कह रहे हो ना, तो अब हम ऊपर आते हैं। तो मैं फिर चलते हुए सीधा स्टेज पर पहुंचे। स्टेज पर पहुंचे तो जो लोग हमें पहले से जानते हैं, क्योंकि कवाड़े जी को जब हमने दीक्षा भूमि से उनका जो स्टेटमेंट था उसके ऊपर से हमने उनको वहाँ से बैकआउट करवाया था, वो चीज़ के कारण हम सब लोग हमें जानते हैं। मुझे लगता है पूरे ज़्यादातर देश में मुझे कवाड़े जी के उस कारण ही जाना गया। आपको तो नागपुर से उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी का दूसरा रूप कहा जाता है नागपुर में। बिल्कुल, कई लोग हमें कहते हैं कि आप बहन जी की लड़की है क्या, तो हम कहते हैं कि भले बायोलॉजिकल नहीं हो गए, लेकिन हम विचारों के वंशज है, और डेफिनेटली हम तो अपने हर महापुरुष की बेटी रहेंगे, क्योंकि हम उनके विचारों को आगे लेके जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने केवल ये कहा कि आरक्षण दिया है, और फिर मैंने स्टेज पर चढ़ के कहा अभी प्रोफेसर जी ने कहा है, तो मेरा माइक कट कर दिया गया, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो जानते थे कि कवाड़े जी को उत्तर नहीं दे पाए, प्रोफेसर उत्तर नहीं दे पाए, अगर इन्होंने प्रश्न पूछा तो फिर उत्तर दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारे कार्यक्रम की गरिमा वो हो जाएगी। तो उन्होंने मेरा माइक कटवाया, लेकिन जेएनयू के जो प्रोफेसर थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 60 साल के थे, उनको बुलाया गया था डेलीगेशन के लिए, और वो कहे अरे पूछने तो, उनको लगा लड़की तो है, बच्ची तो लग रही है, तो इनको पूछने तो भाई क्या पूछना चाहती। बोली सर अभी आपने कहा ना कि महिलाएं आगे आके अपना बात रखें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और इन्होंने माइक काट दिया। तो उन्होंने कहा अरे चालू करो माइक का, चालू करो। और जैसे ही माइक चालू किया तो मैंने कहा आप 60 साल के हैं और जेएनयू के प्रोफेसर है, बहुत अनुभवी हैं, मैं आपके सामने आधी उम्र के भी नहीं हूँ, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो तो इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में उसको आरक्षण कह रहे हैं, पर मैं पूछना चाहूँगी क्या जो मेन बाबा साहब ने संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहीं पे भी रिजर्वेशन ये शब्द आपने पढ़ा? अरे वाह, अच्छा। अगर आपने पढ़ा होगा एक बार हाँ, आप हाँ बोल दीजिए, मैं स्टेज पे कभी नहीं चढ़ूंगी, मैं स्टेज त्याग दूंगी कि मेरा कोई फायदा ही नहीं है। आप जेएनयू के प्रोफेसर हो, तो जो प्रोफेसर खड़े हुए थे वो नीचे बैठ गए, और वो नीचे बैठे ना, वैसे ही आगे जो हमारे लोग थे तालियां उन्होंने बजाई, तालियां नहीं, वो स्टेज से उठ के जाने लगे कि हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया, मतलब ये कार्यक्रम में प्रोफेसर को बुला के, ये कार्यक्रम संविधान का है बताकर। और वो मैंने इसलिए भी प्रश्न पूछा था क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में गई थी और वहां पर गो रक्षा के बैनर लगे हुए थे। तुम संविधान का कार्यक्रम चला रहे हो कि गो रक्षा, तो डाउट पैदा होता है। बिल्कुल, हाँ, कि इसको फंडिंग किसने की, ये फंडिंग किसने की, तभी तो आपने गो रक्षा लगाया। संविधान के दिवस में गो रक्षा की बात करोगे कि प्रजा रक्षा की बात करोगे, उसके अधिकारों की रक्षा की बात करोगे? तो हम लोग बुद्धि से चलते हैं, झुंड हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन और शासन दोनों का मान सम्मान करते हैं, उसको हमको नहीं छेड़ना है। लेकिन संविधान को कोई छेड़ा है तो आप संविधान से उसका उत्तर दे दो। तो आपको बताती हूँ, जेएनयू वाले प्रोफेसर फिर उठे ही नहीं, बैठे ही रहे। तो जो जिन्होंने कि मैंने जो बात कही है, तो मैंने कहा हम लोग आपको 60 साल का समझ के इतने सालों से सुनते आए थे, हमारे बड़े बुजुर्गों भी सुनते आए थे, लेकिन आज हम पढ़ लिए है, आज हमने खुद पढ़ लिया है। तो जो गलत है, आपने दूसरे का शब्द आपने आज तक क्यों बताया, लोगों को ये वर्ड क्यों डाला? आरक्षण का वर्ड लोगों के अंदर जाते ही उसको अलग तरह से सोचा जाता है, देखा भी जाता है। बिल्कुल, तो आपने वो शब्द बताना चाहिए था जो हमारे बाबा साहब ने प्रतीत किया था, रिप्रेजेंटेशन ही एग्जैक्टली है। रिजर्वेशन पूरे संविधान में अगर कहीं होगा तो हमें कोई भी बता दे। तो इतने बड़े बड़े नेताओं ने किसके शब्द लिए?
क्या वो खुद नहीं पढ़ सकते थे? वो पढ़कर वो बाबा साहब के असली शब्द नहीं दे सकते थे? हमको आरक्षण वाला कहकर गाली मुझे दी जाती बताइए, है। आपका नाम मनोज अंतानी है, मैं आपको दूसरा नाम कैसे दे सकती हूँ? मुझे मनोज अंतानी जी ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपने अपना लिया हुआ नाम है। बिल्कुल। उसी तरह बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आप उसकी व्याख्या करते हुए लेकिन असली बात बतानी जरूरी थी ना, कि रिप्रेजेंटेशन, और उसका फिर डेफिनेशन करते आप, उसको डिफाइन करते। आपने अपने मन से शब्द ही बदल दिया, जिसके अपने कारण मन से नहीं, दूसरे यस, वही मैं कह रही हूँ, उनके बोले वाले शब्द आपने लिए। क्यों? आप नेता बन रहे आप किस बात के थे, प्रोफेसर? आप प्रोफेसर थे, अटौले प्रोफेसर है, कवाड़े जी प्रोफेसर है, सभी लोग प्रोफेसर ही तो है हमारे। सब यही बोलते हैं। अब मैं तो बताती हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ। ठीक है। तो चर्चा चल रही है और बड़ी मतलब अपने पीक आवर पर चर्चा है कि एक जेएनयू के प्रोफेसर को किस तरीके से, और ये होना भी चाहिए, सामने वाला हमको बोलता है कि आरक्षण ने घोड़े के पैरों में जंजीरें बांध दी और गधे को खुला छोड़ दिया। बराबर। सोशल मीडिया आप देखते हैं, Yes. इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन ये आरक्षण आया कहाँ से? जब वो प्रतिनिधित्व है, बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेटिव कहा है, तो अब उन लोगों ने जो आरक्षण का हमको चम्मच दिया है, उसी चम्मच को हमारे वक्ता भी हमको पिला रहे हैं, हमारे लोगों को पिला रहे मुझे हैं। फिर कार्यक्रम के लिए बुलाया भी गया था कि मैडम आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ पर संभाषण करें। तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, मैं केवल एक ही चीज़ के ऊपर बात रखूंगी, आरक्षण आरक्षण लोग चिल्ला रहे, पूरे देश में आंख लगा के रखी है। क्या ऐसा कोई शब्द संविधान में दिखा है क्या? आरक्षण छोड़ दीजिए, असली तो इंग्लिश में लिखा है। तो मुझे बताइए, रिजर्वेशन नाम का शब्द हमारे जितने भी महाअनुभव वकील है या जो भी है, क्या ऐसा कोई शब्द उन्होंने पाया गया क्या? और बोलते हैं? रिसेंट, अभी छोड़ दीजिए, बहुत दूर, वो तो 2 साल पहले का बता रही। अभी रिसेंटली कल परसों में एक जन, हम अपने कार्यक्रम होने वाला है संविधान संरक्षण समिति के थ्रू शाहू महाराज जयंती का, जी, जी। पहली बार 27 75 सालों में 28 तारीख को, 26 जून 26 जून को, जी, जो छत्रपति शाहू महाराज की जयंती है, जी। तो उनका कार्यक्रम पहली बार संविधान चौक में 75 सालों में पहली बार संविधान चौक में ऐसा बड़े पैमाने पे शाहू महाराज जयंती को मनाया जाने वाला है। कल्याण में कहाँ पर होता है उनकी वो मनाई जाती है? मुझे आप बताइए, कल्याण में मनाई, ये क्या है? भारत का सेंटर है ना, सेंटर, यहाँ से बड़ा मैसेज जाएगा। हाँ, मुझे बताइए, इस नागपुर में क्यों नहीं मनाया गया कभी संविधान चौक में? आज तक नहीं हाँ, तो ये गलत बात हुई कि नहीं हुई? मैं तो ये चाहती हूँ कि आरक्षण नाम का कोई वर्ड नहीं था, ठीक है। छत्रपति शाहू महाराज जी ने जो दिया था वो भी प्रतिनिधित्व दिया था, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व दिया था, बराबर है कि इनके समाज से कोई गया नहीं है, ये पढ़ना चाहता है, तभी तो आधा उसका जो अधूरा एजुकेशन आधार वही था। अभी ये जो आरक्षण नाम का आप लोगों ने चालू किया, उसने मुझे कहा साहू है, और आपको बता दूं हमारे RTMNU के मतलब राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ के HOD है साहू करके, ठीक है। उनको मैं आमंत्रित करने गई थी, कल की ही बात है। तो वो हमसे चर्चा की है, आप आरक्षण के हितैषी है कि विरोधी है, क्योंकि मैंने ये आरक्षण के जनक का पर्चा दिया ना। मुझे लगा वो भी साहू है, समझेंगे, तो मैं साहू की थोड़ी उनको वो विचार बताने लगी, तो कहे मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मुझे इतिहास ना बताएं। अच्छा, तो मैं समझ गई, मतलब इतिहास तो इसे बहुत आता है, तो मैं समझ गई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता होगा, लेकिन कौन सा इतिहास आता है वो समझना पड़ेगा। तो हम समझ गए इसका मतलब इतिहास तो बहुत आता, प्रोफेसर ही हो आप उसके। तो मैंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे घेरा फिर कि सर आरक्षण, बोले आरक्षण आप बताइए क्या रिजर्वेशन से जातिवाद खत्म हो जाएगा? बोले क्या क्लास 1 अफसर को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्लास 1 के बेटे को क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मैंने कहा सर रिजर्वेशन तो है ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नहीं, क्लास 1 का बेटा क्या क्लास 1 का अधिकारी हुआ जो उसको नहीं मिलना चाहिए? नहीं, सुनिए, तो मैंने उनको कहा अभी ADGP हरियाणा का सुसाइड किया, बिल्कुल, तो क्या वो क्लास 1 नहीं था? तो वो काहे कारण मरा? खत्म, सुसाइड क्यों करा वो इंसान, है ना? सुन के हाँ, तो क्या बोली, वही तो हम कह रहे हैं कि आरक्षण मिलने के बाद भी वो मरा ना। तो मैं बोली वो खुद से नहीं मरा, मारा गया उसको, मारा गया। दूसरी बात, वो नहीं भी रहा तो अब उसके जगह कोई ना कोई जरूर जाएगा, क्योंकि दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन का मामला है, रिप्रेजेंटेशन का मामला, कोई SC ही जाएगा, ठीक है। अगर वो SC से होगा तो वह रिप्रेजेंटेशन के थ्रू SC जाएगा। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोगों के लिए किस तरह की पॉलिसी बन रही है वो हमें सुरक्षित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन, ताकि हमारे लोगों का भी बचाव हो, क्योंकि वो भी हमारे पीपल। अब इतनी बड़ी पोस्ट पर हमारा आदमी सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, मतलब उसने उसको इतना अंदर से, तथापि उसकी महिला उसी जिले की कलेक्टर होती है, तो उसका 1 महीने FIR नहीं होता है। सोचे कितना बड़ा बताया जाता है कि हम लोग नहीं, बताइए वही जिले की कलेक्टर है जहाँ वो सुसाइड करा है, तो जो है उसका 1 महीने FIR नहीं लिखा गया। फिर जब पूरे समाज ने मिलकर वहाँ पे प्रेशर दिया, हम भी जाने वाले थे, लेकिन महाबोधि की केस होने के कारण हम वहाँ, जी मैं दिल्ली में थी, नहीं तो काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे, हमारे
लोग भी पहुँचे और भी हमारे भाई लोग, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देना पाएंगे कि जहाँ पे भी हमारे लोग साथ ऐसा होता है। तो ये उसका एक उदाहरण भी है कि हमारे जो लोग ऊपर जा रहे हैं वो हमारे नीचे लोगों से, वही तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग जुड़े नहीं हो अभी भी, ठीक है। आप यूनाइट की बात कर रहे हो, लेकिन यूनाइट किसको करना है? 1.5 लाख के करीब अभी कल चर्चा चल रही थी कि 1.5 लाख के करीब नागपुर में राजनीतिक संगठन है। 1.5 लाख और पूरे भारत के तो करोड़ों निकल आएंगे, ठीक है। कैसे आप दिल्ली गद्दी पालोगे भाई? लेकिन जब अगर एक नहीं होगे तो एक नहीं होंगे, एक मतलब नाम आपका अलग है। पहले बीएसपी थी, बीएसपी को खत्म करने के लिए एएसपी को आगे बढ़ाएगा ऐसा कहा जा रहा है। अब इन दोनों को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ले आए हैं। पार्टी थोड़ी ना था काकरोच, कोई पार्टी थोड़ी ना। कॉन्स्टिट्यूट मुझे एक बताइए, किसी का विरोध अपने को नहीं करना है, लेकिन मुझे बताइए, एक हमारे बाबा साहब थे जो लंदन पढ़ के वापस आए तो हमें मानव बनाया आपको। सही बात है, आपकी हंडी निकाल दी, आपका झाड़ू गया, आपके पास हाथ में शिक्षण आ गया, एजुकेशन आ गया, है ना। और जो महापुरुषों ने काम किया था उसको बिल्कुल मतलब सील कर संविधान में डाल दिया कि अब निकाल नहीं सकते। सील मारने के बाद कोई खोल सकता है क्या? नहीं, ठीक है। 200 से ज्यादा संशोधन हो गए, है ना। तो संशोधन होना अलग बात है, क्योंकि जो आर्टिकल में हुए इसका मतलब जो हमको अधिकार मिले वो तो खत्म कर दिए ना उन्होंने संशोधन करके। तो हमारे जो सांसद रिप्रेजेंटेशन बन के गए वो रिप्रेजेंटेशन बन के गए थे क्या? वो बोलते हैं मैं ये उपवर्गीकरण हो रहा है, अभी कितने दिनों से मामला चल रहा है, मुझे लगता है 2025 के नवंबर या अक्टूबर में जाने से पहले वो बोल के गए, है ना। और फिर नवंबर में शायद ये निकल गए गवई जी। तो उसके पहले से वर्गीकरण का जब से उन्होंने प्रस्तुत किया, हाँ, तब से ही सारा मामला गरमाया हुआ था। तो क्या किसी भी सांसद ने वहाँ पे अपने लोकसभा में बोला है क्या, या राज्यसभा में बोला क्या? बोले इस बार बहन कुमारी मायावती जी के सांसद बोले, रामजी लाल बोले, एक ही है ना उनका सांसद कितना है? एक ही है। लेकिन मैं बोलती हूँ पार्टियों के थ्रू मत जाओ। मैं कहती हूँ SCA के सांसद अब कितने हैं? 131 तो बोले जाते हैं। अगर वो सारे भी बोलते मिलके तो कितनी बड़ी आवाज़ होती है। दूसरी बात देखिए, वर्गीकरण का मुद्दा आया, इसलिए मैं बताना भी चाहूँगी कि वर्गीकरण केवल हमारा नहीं हो रहा। सबसे पहले OBC का हुआ, तब आप लोग बोले क्या? केवल आधार अलग था। आधार क्या था? उनका क्रिमिनल के बेस पे, मतलब इनकम के बेस पर उनको बाइफरगेट किया गया। हमें जाति के बेस पे बाइफरगेट कर रहे हैं। बाइफरकेशन तो हो रहा है और वो कामयाब भी हुए। यस, क्योंकि आप उसके वक्त नहीं बोले। और सबसे बड़ी आबादी उनकी थी, उनकी बड़ी आबादी थी OBC की। जब उनके ऊपर ये निकष लगाया जा रहा था वर्गीकरण का, तो आपने उसको वर्गीकरण करके देखा क्या? नहीं बोले, नहीं तब अपन बोले नहीं, जबकि उनको 90 के बाद मिला हुआ वो है रिप्रेजेंटेशन है ना। वही शेड्यूल कास्ट के अंदर DNT परिवार और अपना ये वाल्मीकि समाज के साथ जो और लोग जुड़े हैं वो सब। तो मैं वही कह रही हूँ कि 60 साल का प्रोफेसर कल मुझे यही कह रहा था, साहू जी वो जो है प्रोफेसर, वो हमें ये कह रहे थे मैडम हमको नौकरी मिलती है उस पर रिजर्वेशन लिखा रहता। तो मैं बोली फिर तुम काहे के पढ़े लिखे हो, तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया? तुम प्रोफेसर हो ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ तुम्हारे लिए, अभी समझो। तुमने उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। अरे ये रिजर्वेशन क्या लगा है? यानी किसी ने भी औकात क्यों नहीं दिखाई कि रिजर्वेशन में भी रिप्रेजेंटेशन है? आपने शब्द कहाँ से लाया? आप इतना पढ़ लिख के उसका संवैधानिक शब्द तुम लाए कैसे? अरे बाबा साहब ने अनटचेबल से आपको SC बना के दिखाया ना। आपको पहले अनटचेबल कहा जाता था ना, अछूत, है ना, अति शूद्र थे आप, राइट। अनटचेबल, अछूत, पंचम वर्गीय, राइट, यानी 4 के बाहर के। इसलिए आपको गांव में नहीं आने दिया, क्योंकि आप 4 के बाहर के थे ना, 4 वर्णों के बाहर के थे, इसलिए आपको अंदर नहीं लिया। 4 ही वर्णों को अंदर रखा जा सकता है जो गाँव में रह सकते, वो शूद्र यानी OBC थे, ठीक है। तो अति शूद्र जो हम लोग थे, इनको बाबा साहब ने SC बनाया, हाँ, यानी मानव बनाया, कम से कम अंदर तो पहुंचा, राइट, गांव के अंदर तो पहुंचा। लेकिन आज उन्हीं का एक लंदन जाके पढ़ के आया वो इंसान, वो कछुआ कुछ बना देगा। अगर आप मुझे अभी कुछ बोल दोगे तो क्या मैं वो बन जाएंगे क्या? नहीं। मैं उसका विरोध भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं डिफाइन जरूर करूंगी। नो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतना लंदन में पढ़ा हुआ इंसान कैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया भूल गया? इसका मतलब लोग संविधान नहीं पढ़ते। किताब हाथ में लेने से नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करोगे तभी तो आपको। क्यों वो वर्ड जरूरी था? बाबा साहब ने भारती क्यों लिखा? इंडिया दैट इज भारती क्यों लिखा? वो आगे जानते थे ये हिंदुस्तान बनाया जा सकता है या हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप समझे? तो वही तो टीवी एंकर भारत नहीं बोलते, आप सोचिए, वो हिंदुस्तान बोलते हैं। हमारे बाबा साहब लंदन जाकर दूरदृष्टि पैदा कर पाए, और ये लंदन जाके हमको 50 साल फिर पीछे लेके जा रहे हैं। तो ये सही दिशा में मैसेज जाएगा क्या? देखिए,
मुद्दा लेकर लड़ना अलग बात होता है, वैचारिक मुद्दे को वैचारिक विचारधारा को लेकर आगे चलना अलग बात होता है ना। जो हमारे महापुरुषों ने काम किया, बाबा साहब ने आरक्षण जो बोल रहे लोग, जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो शाहू महाराज का देख के दिया, क्योंकि उसके कारण वो भी पढ़ पाए, है ना। शाहू महाराज अपने राज्य में वो कार्यभार चला रहे थे, बाबा साहब कोकन के थे, उनके राज्य के नहीं थे, ठीक है। उनकी प्रोवेंसी अलग थी, इनकी प्रोवेंसी अलग थी, लेकिन बाबा साहब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उसको देखकर, इंटेलेक्चुअलिटी को देखकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार भी किया, उनको शिष्यवृत्ति दी, तथा उसी मानगांव परिषद में बाबा साहब को घोषित किया कि यही ओबीसी का पहला नेता है, सच्चा नेता है। सही बात है, इतना बड़ा दूरदृष्टि रखते हैं एक राजा लोग, ठीक है। लेकिन हमारे लोग कोई है क्या ऐसा कोई बोल सकता है कि जैसे सोच नहीं है, मतलब उतनी जेन्युइनिटी नहीं है, बड़े दिल वाले लोग नहीं है हमारे, संकुचित विचार कर दिया हमारे लोगों ने। मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत बेहतरीन पत्रकार है, तो बताइए मेरा क्या जाने वाला है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, मैं बोलूंगी बहुत अच्छे पत्रकार है, और कल समझिए कल आप जो है कोई नेशनल मीडिया खोल देते हैं अपना, तो आप क्या बोलेंगे, बहन जी ने देखा था, मुझे कहा था कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो मेरा भी आदर होगा, आपका तो आदर होगा ही होगा, लेकिन आपके दिल में हमेशा मेरा आदर रहेगा कि बहन जी ने तो पहले ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार बनूंगा। तो बताइए, तो कुछ बुरा होता है कि किसी की इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना? तो आप मुझे मैं अपना एक छोटा सा, जब आपने बात कही, दिल्ली कोंडली में प्रोग्राम चल रहा था, तो आदरणीय बड़ी बहन इंदू चौधरी जी मंच पर थी जी, उनका वक्तव्य चल रहा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैं वहाँ आ गया, मैं लेट पहुँचा, तो मैंने कैमरा वगैरह लगाया और शूटिंग शुरू की। अचानक उनकी नज़र गई, बात करते करते बोली, अरे ये मेरा छोटा भाई अंतानी, अब ये 24 दिन जेल में रहकर आया है और ये तो बड़ा नेता बन गया। मतलब कई हजार की पब्लिक के बीच में पहचानना और पहचान कर ये कहना कि 24 दिन गोरखपुर जेल में रहकर आया है, अब इसे नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो जो जमीनी विवाद था वहाँ गोरखपुर में, तो मैंने कहा बहन जी मुझे पत्रकार बनना, बोले जेल जाने के बाद और अच्छा पत्रकार बनता है आदमी। बराबर। तो ये वाक्य जो आपने कहा कि अगर मैं आपको कह दूंगी तो क्या जाएगा, बिल्कुल तो एकदम ये बात याद है कि इंदू चौधरी बहन जी। बिल्कुल, आप बताइए आपके जैसा और कौन पत्रकार है जो ज्यादा सब तरफ कवर करने की कोशिश कर रहा है? लोग ये सोचते हैं हम मीडिया वाले, इससे कुछ पैसा कमा वाले। मैं बहुजन पत्रकारों को भी देख रही हूँ, इसलिए मैं सीधा कह रही हूँ, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को पैम्पर करती हूँ। जो अच्छा काम करता है उसको बोलने का हम लोग औकात रखते हैं, हम सीधा कहते हैं यस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी साक्षात्कार का लास्ट चल रहा है जी, आप बताइएगा ये क्या, चलो कोई बात नहीं, ये चल रहा है, तो आप बताइएगा कि किस तरीके से इस लड़ाई को, इस जंग को हम जीत सकते हैं। हमारे जितने युवा नेता अभी जो चल रहे हैं, है ना, इन्होंने युवाओं का साथ लेना चाहिए, ठीक है, तथा उनके पीछे अगर कोई प्रेशराइज भी करता है तो उस प्रेशर को पहले हटा देना चाहिए। संघर्ष करने से क्या ही डरना चाहिए, है ना। परिवर्तन तो निश्चित है। ऐसे युवा निकल भी कहाँ पा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो राजनीति में कहीं ना कहीं मिक्सअप होकर वो बहक जा रहे हैं। आप मिक्सअप नहीं है, आप देखिए जब इंसान 10-15 साल काम करता है ना, तो सब लोग तो महापुरुषों के विचार महापुरुष जैसा नहीं बन सकते, ठीक है। त्याग सब कहीं नहीं कर सकते। उनका जो बाहर के लॉबी होती है, वो उनका जो मेक माइंड करते हैं, इतना साल हो गया क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसे बम्बार्डिंग करते हैं, है ना। उनको लगता है कि सामाजिक कार्य करना है, उसके एवज में पैसे कमाना होता है, अच्छी लाइफ मिल जाना होता है। अब तक आपको नहीं मिली, आप हमारे साथ आ जाओ, ऐसे वो तो बरगलाने वाले लोग लगे रहते हैं। ऐसे में आपका एक कमिटमेंट होना बहुत जरूरी होता है ना। अगर मान्य और काशीराम जी को देख लीजिए, जब वो पहले चले, वो हमारे शरद पवार जी के पास भी पहुंचे, वो हमारे अठौले के पास भी पहुंचे, कवाड़ी जी से भी मिले। उन लोगों ने उनको उतना सहयोग नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया कि अरे तू नया नया, एक तरह से कोई भी बोलता है इस तरह से, लेकिन वो प्रतिज्ञा उत्तर प्रदेश से आके हमको सिखा रहा है, तो एक प्रतिज्ञा लेकर चलना पड़ता है कि लोगों के कारण आप डाइवर्ट नहीं होगे, उसी राह पर चलते रहोगे, तब जाके मंजिल मिलती है ना। तो जो हमारे युवा आज काम कर रहे हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उनको हमें सामने लाना पड़ेगा, और वो मिलकर एक फ्रंट बना के लड़ना पड़ेगा, तब जाके ये साबित होगा। तो उसके लिए तो हमें अपने से पहली पीढ़ी से चर्चा करनी पड़ेगी कि भैया आप गद्दी छोड़िए, इनको युवाओं को आगे आने दीजिए। और मुझे लगता नहीं कि वो इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। ऐसी पहल काशीराम जी ने की थी ना, बोला था उन लोगों को कि हम लोग यहाँ कुछ कार्य करना चाहते, तो उन्होंने उसको दुत्कार दिया, लेकिन क्या उन्होंने काम करना छोड़ा? तो उन्होंने आपके सामने एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना के दिखा दी ना। यानी जो बाबा साहब का सपना था, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनाई भी थी, RPI रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन क्या उसको रिपब्लिकन को ये लोग राष्ट्रीय बना पाए पूरे तरह से? क्या वहाँ से सब तरफ से अपने लोगों को ला पाए?
वैसे रिपब्लिकन तो होना चाहिए था। उसी को बाबा साहब को पार्टी को बढ़ाने के लिए काशीराम जी आए कि नहीं, बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा था एनिलेशन ऑफ कास्ट, उसी पार्टी को राइट, उसी को बढ़ाऊंगा करके उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। एक तरह से उन्होंने कोई अपना ख्याली पुलाव नहीं पकाया आज था। वही रिपब्लिकन पार्टी के 8 दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, नहीं तो तोड़ डाला ना, वही तो मैं बता रही हूँ। वो उसको यूनाइट करने ही आए थे कि चलिए मैं प्रोसेस करूंगा, मैं बैक में रह काम करूंगा। हम भी यही कह रहे हैं कि हम बैक में रह के काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारे युवा हैं वो सामने आए, हम लोग लड़ सकते हैं। लोगों की इसमें मत जाइए आप कि आपको तो कोई दिखा नहीं रहा है, कुछ नहीं दिखा। जो रियल होता है ना उसी को नहीं दिखाया जाता है, और जो कंट्रोल किया जा सकता है उसको जल्दी जल्दी दिखाया जा सकता है। उसको तो स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, उसको स्ट्रीम मीडिया उसके घर तक जाके कवर कर रही है। हमको तो हम बताते, जब पहली बार कवाड़ी जी के ऊपर हमने कि आप गलत कर रहे हो ऐसा केवल बोला था, मैंने कोई किसी का अनादर नहीं किया था। हम लोग इतना जानते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्ग का कभी अनादर नहीं करते हैं। हमारे लिए उन्होंने जो पहले काम किया वो हमारे लिए आदरणीय है। माननीय बहन जी भी हमारे लिए आदरणीय है। कवाड़े जी भी जो उन्होंने जवानी में काम किया हमारे समाज के लिए वो आदरणीय है। हमारे आठवले जी भी हमारे लिए आदरणीय है। उन्होंने जो भी जवानी अपने संघर्ष की हमारे समाज के लिए दी वो हम उसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। बराबर। और लेकिन आज उनको यही सोचना चाहिए कि वही जवानी जब हमारा युवा लगा रहा है तो हमें भी उसका आदर सम्मान और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। ये ऐसा ही मैं यहाँ से मैसेज देना चाहूँगी और तमाम युवाओं को कहूँगी कि आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो भाजपा कांग्रेस का खेल किया जा रहा है, भाजपा कांग्रेस का खेल किया जा रहा है, लोग हमें बोलेंगे कि कोई कांग्रेस से मिलाने की कोशिश करेगा, कोई किसी से मिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि अंत सबका निश्चित होता है और नए का निर्माण होना ये निसर्ग का सिद्धांत है, हमारे लोगों का नहीं, ये निसर्ग का सिद्धांत है। इसलिए कितना भी तथागत बुद्ध के इसको लोगों ने रोकने की कोशिश की होंगी, वो हर बार निकल के आया और नए लोगों के थ्रू निकल के आया। सम्राट अशोक के थ्रू निकल के आया, फिर जो मॉडर्न इंडिया में बाबा साहब के थ्रू निकल के आया, और आने वाले पल में हो सकता है कि हम लोगों के थ्रू ये जो महाबोधि का मुद्दा है तथा जो भी है ये तो बिल्कुल सॉल्व होने के चक्कर में अभी आपको बता दे लास्ट स्टेज पे, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। हमको अपना प्रतिज्ञाबद्ध रहना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट लेके चलना पड़ेगा और निश्चित ही बहुजनों की जो सरकार है लोग चाहते हैं ये युवा बनाकर दिखाएंगे, ऐसा मैं सबको जो है वादा और दावा दोनों करना चाहूँगी। तो आप इंजीनियर राजश्री नागपुर से बहुत कद्दावर नेताओं में मैं इनको मानता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है इनके अंदर स्पष्टवादिता है, कूट कूट कर भरी है। मैं इनको कितना भी घुमाना चाहता हूँ शब्दों के जाल में लेकर, लेकिन ये फिर वही सीधे रास्ता पकड़ लेके, नहीं मनोज तुम गलत हो, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कहाँ तक सहमत हैं, और हाँ जिन मुद्दों पर हमने आज संजीदगी से तो बातें नहीं की हैं क्योंकि इतना संजीदगी वाला माहौल भी नहीं है फिलहाल, लेकिन जितनी भी बातें हुई हैं उन सभी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, खासकर सामाजिक और राजनीतिक जो हमारे पिछड़ेपन का कारण है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। आपका खत्म होने के पहले मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी। आम्बेडकर महासभा का जो मामला आ रहा है लखनऊ का, हाँ मैंने उसके जो चित्र देखे वहाँ का कि हमारे बाबा साहब के अस्थि कलश को केवल ऐसा कलश रख दिया है, ये कितनी बड़ी बेइज्जती 25 सालों से हुई, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था, केवल एक लोटा रख दिया है। शर्म आनी चाहिए जितनी भी सरकारें वहाँ बनी कि एक बोधिसत्व आप लोग बोधिसत्व नहीं मानते होंगे तो संविधान निर्माता तो हैं, एक इतने संविधान निर्माता जिसके कारण आपकी सरकारें बनती है, आप मुख्यमंत्री बनते हो, आप जो अधिकारी बनते हो, और ऐसे इतने बड़े संविधान निर्माता की अस्थि ऐसा लोटा रख दिया है, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो एक वाजिब ढांचा जिस तरह दीक्षा भूमि में है, यहाँ आप चैत्य भूमि में देखते हो, ऐसा एक ढांचा बनाकर वहाँ रखना चाहिए। वहाँ से हटाने का कार्य तो बहुत दूर की सोचने की बात है। अगर उसको धक्का भी लगा ना तो सारे महाराष्ट्र के जितने भी हमारे लोग हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, उस वक्त हम लोग दोहरा छोड़ देंगे। हम सब पहले भी बता देते हैं कि सारा महाराष्ट्र लखनऊ के राजधानी में पहुंच जाएगा विधान भवन में, फिर उसका जिम्मेदार योगी सरकार जी रहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चेता दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कि अगर बाबा साहब के अस्थि कलश के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है तो नागपुर भी पीछे नहीं रहेगा। मैंने पहले भी पिछले सप्ताह जब मैं एक सप्ताह के टूर पर था लखनऊ के, और मैंने लगातार वहाँ से खबरें दिखाई किस तरीके से बहन जी ने ट्वीट किया, खुद चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं वो वहाँ पहुँचे, पूज्य भिक्खु विनाचार्य जी ने भी वहाँ से चेताया, यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी भी वहाँ पहुँचे, उसके बाद धरना प्रदर्शन भी हुआ। वो सारी तस्वीरें समता आवाज़ टीवी पर आपने देखी हैं। और अब नागपुर से भी एक चेतावनी उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है इंजीनियर राजश्री के शब्दों से। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय।